नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हमारी खास मुलाकात में हम आपको मिलवाएंगे संजय सिंह जी से, जो कि ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ हैं भोपाल में, और यहाँ पर रहते हुए उन्होंने ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको कई हद तक सुधारा है। चलिए उन्हीं से जानते हैं उनके सफर के बारे में। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी संजय जी, जिस तरीके से ये सफर आपका शुरुआत हुई है, तो सर यहाँ पहुंचने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, किस किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा यहाँ पर पहुंचने के लिए, जिस पद पर आप अब यहाँ पर हैं? नहीं, इसमें संघर्ष जैसी बात कुछ नहीं है। शासन ने मुझे यहाँ पे पदस्थ किया है और मैं ये जरूर कहूँगा कि यातायात में मुझे काफ़ी अनुभव हो गया है। इसके पहले भी मैं डीएसपी ट्रैफिक के रूप में भोपाल में सेवाएं दे चुका हूँ और उसके साथ ही साथ मैं इंदौर में भी ट्रैफिक डीएसपी और एडिशनल एसपी ट्रैफिक के रूप में पदस्थ रहा हूँ। तो जो अनुभव है मेरा वो यहाँ पे ज़रूर काम आएगा और मुझे लगता है कि उसे देखते हुए यहाँ पे मेरी पदस्थापना हुई है। जी, जिस तरीके से सफलता आपको मिली है, एक एक करके सीढ़ी आपने सफलता की चढ़ी, जानना चाहेंगे सफलता हासिल करने के लिए कितना संघर्ष आपको यहाँ पर करना पड़ा? मेहनत के अलावा सफलता के लिए कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं होता है जी। और ईमानदारी से अपना काम करना और जिस काम को आप कर रहे हैं उसे समझना और उसे सॉर्ट आउट करने का तरीका निकालना, ये मेरा ख्याल है कि सबसे सही तरीका रहता है कि आप जो मेहनत करते हैं उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको तभी मिल पाता है। तो मेरा यही सोचना है और यही मानना है कि मेहनत करें, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और जिस क्षेत्र में आपकी पदस्थापना है या जिस पद पे आपको पदस्थ किया गया है उस पद के लिए सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, उस कार्यक्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों को समझने के बाद आप एक योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। बिल्कुल, ये कहना आपका सही है कि मेहनत करने से सफलता हासिल होती है, एक अच्छा संदेश भी है। यहाँ जाना चाहेंगे, इंदौर में जब आप थे 2010 में रहते, आपने 2021 के प्लान को तैयार किया था, कैसे? इसके लिए मैं इंदौर में जब मेरी पदस्थापना थी तो जो मेरे पास ट्रैफिक अधिकारियों की टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी जी। बहुत सुलझे हुए और अनुभवी अधिकारी थे। हम लोगों ने ये सोचा कि वो इंदौर की जो नई नई योजनाएं, नई नई कॉलोनियाँ बनते जा रही हैं जी। और उस समय पे ट्रैफिक में इंदौर में काफ़ी वाहनों का एक बहुत बड़ी संख्या होती थी। इंदौर जो है कमर्शियल राजधानी भी है मध्य प्रदेश की, तो हमने ये प्लान किया कि इंदौर के लोगों को कम से कम एक सुबह ट्रैफिक मिले और जो भविष्य को देखते हुए आने वाली जो समस्याएं हैं उसको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करें या उसका एक प्लान बनाएं। तो तत्कालीन आईजी श्री संजय राणा साहब ने भी इस कार्य को उन्होंने हमें करने के लिए कहा और फिर हमने लगभग 5 महीने की मेहनत के बाद इंदौर का 2021 का प्लान तैयार किया था जी। जिसे उस समय हमने नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा था और काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया गया था। इसमें जो भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए और कॉलोनियों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लान किया था और उसमें काफ़ी एक विस्तृत प्लान था और मेरा ख्याल है कि उसको आज भी उसमें बहुत सारे काम जो हैं उस प्लान के तहत इंदौर में किए जा रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से 2010, 2024 यातायात नियमों को जिस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है, लगातार इस तरीके की चुनौतियां आपके सामने रोज ही नई चुनौती बनकर खड़े होते हैं, उनसे कैसे आप मतलब उनको किस नजर से देखते हैं? ये जो ट्रैफिक की चुनौतियां हैं ये तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि प्रतिदिन बढ़ेंगी जी। और हमारे यहाँ एक समस्या आती है कि अभी तक ट्रैफिक को सिटी प्लान में एक प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में अभी भी शामिल नहीं किया गया है। अच्छा। मैं जब इंदौर में था 2010-9-10 पे, तो उस समय भी हमने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि जो भी सिटी का प्लान तैयार किया जाता है, चाहे कॉलोनीज हो या फिर नए रोड्स हो और इस तरह की जो डेवलपमेंट के काम है, उसमें उस टीम में, कोर टीम में ट्रैफिक का एक अधिकारी होना चाहिए जी।
जो कि ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ों को उस प्लान में एडजस्ट करवाए कि भाई रोडों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसमें कितने डाइवर्सन पॉइंट होने चाहिए, उसमें कितने कट पॉइंट होने चाहिए, सिग्नल्स कहाँ लगने चाहिए, चौराहे का साइज क्या होना चाहिए, डिज़ाइन क्या होना चाहिए। बट उस समय भी ये काम नहीं हो पाया था। और अभी भी आप 2024 की बात करें तो अभी भी आप भोपाल में देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्लान तैयार हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लेकिन जो ट्रैफिक का इशू उसमें जब भी आता है तो रोड बनने के बाद फिर वो समस्याएं पैदा होती हैं कि चाहे वो ट्रैफिक का कंजेशन हो रहा हो, चाहे कट पॉइंट की समस्या हो, चाहे सिग्नल की समस्या हो, तो ये समस्याएं हमारे सामने आती हैं और आती ही रहेंगी। अभी BRTS का जो रिमूवल हुआ है, BRTS के बाद रिमूवल के बाद भी हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार नगर निगम के साथ संपर्क में हैं कि सिग्नलों को फिर से स्थापित कर दिया जाए, बट किन्हीं कारणों से लेट हुआ है। तो अभी जैसे ये सब चीज़ें एक साथ प्लान में चलनी चाहिए कि अभी रोड का कोई भी रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसके साथ सिग्नल का भी बनना चाहिए, इसी के साथ साथ डिवाइडर भी उसी के साथ बन जाना चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो। बिल्कुल, आसानी की बात जो आपने कही है, मेरा अगला सवाल भी यही है, जैसे भोपाल में भी आप पदस्थ थे, तो यहाँ पर जो यातायात ये व्यवस्था है, पूरी तरह से बिगड़ैल यातायात व्यवस्था भी यहाँ पर सामने आती है, कई तरीके से देखा जाता है, हादसे भी होते रहते हैं यातायात की वजह से। यहाँ पर सुधार के लिए आपने किस तरीके के कार्य किए हैं, जानना चाहेंगे? अभी जैसे देखिए वर्तमान में तो बारिश के बाद स्थिति बड़ी खराब है अभी यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन हमने जो पिछला समर का समय निकला था तो यातायात सुधार की दृष्टि से हमने ये प्रयास किया था कि सिग्नल्स में लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े जी। तो जो लीन आवर्स होते हैं, जो दोपहर के बिजी समय को छोड़ के, वर्किंग आवर्स को छोड़ के, उसमें हमने सिग्नल्स को की टाइमिंग जो है कम कर दी थी ताकि लोग बाग आसानी से बहुत कम समय रुक के सिग्नलों से निकल जाएं। जी बिल्कुल। और शाम को जब ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा रहता है, सुबह भी ज़्यादा रहता है, तो उस दोनों समय पे हमने ट्रैफिक सिग्नल्स को बढ़ाया, उनकी समय बढ़ाए ताकि अधिक से अधिक ट्रैफिक को निकाला जा सके। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स लगते हैं चौराहों पे, उनको हमने रीडिप्लॉय किया, रीडिजाइन किया उनको कि ऐसे स्थानों पे लगाया जाए जहाँ पे अधिक से अधिक ट्रैफिक का फ्लो होता है। और वर्तमान में मेट्रो का काम चल रहा है, नई सड़कें बनाई जा रही हैं, इसकी वजह से जिन मार्गों पे ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है, बहुत सारे डाइवर्सन पॉइंट लगे हुए हैं, तो ऐसे जगहों पे हमने अपने ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया ताकि वे जो डाइवर्सन पॉइंट्स हैं लोगों को निकलने में आसानी हो, उनको बताने में आसानी हो, और ट्रैफिक का दबाव है या जाम है, जाम की जैसी स्थिति बहुत कम बने। बिल्कुल, कह सकते हैं कि जाम की स्थिति से निपटने के लिए रोज जतन जो है लोगों को करना पड़ते हैं, जूझते हैं उससे। ये यहाँ पर जानना चाहेंगे कि एक यातायात DCP होने के नाते आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहती है शहरवासियों के लिए? मेरी पहली प्राथमिकता यही रहती है कि लोगों को जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो उनको एक सुरक्षित और आसान या सुगम कहना चाहिए, एक उनको यातायात मिले। और मेरी प्राथमिकता भी यही रहती है और मेरे अपने अधिकारियों को ये निर्देश भी हैं कि जिन भी पॉइंट पे वो रहते हैं वो लोगों को एक स्मूथ ट्रैफिक फ्लो में उनको लोगों को निकालें ताकि लोगों को जो अपने काम में जा रहे हैं, अपने कार्यालय जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, वो उनको आसानी हो और समय से अपनी जगह पे पहुंचे वो। बिल्कुल, ये जरूरी है कि समय से लोग पहुंचने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है सर कि जल्दबाजी लोग करते हुए दिखाई देते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि समय से पहले उनको पहुंचना है या लेट हो जाते हैं, उसके वजह से जल्दबाजी हमेशा देखने को मिलती है, जिसके कारण कई बड़े हादसे भी शहर में सामने आते हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या ये सही है? नहीं, ये आप जब भी दुर्घटनाओं की हम समीक्षा करते हैं जी, तो ये एक बहुत बड़ा कारण निकल के सामने आता है कि ओवर स्पीडिंग के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं। विशेष रूप से बाइक हो और 4 व्हीलर, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जो आजकल यूथ है वो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। महंगी गाड़ियां आ गई हैं, हाई स्पीड वाली गाड़ियां आ गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें उसी स्पीड में या चलाने का प्रयास करें। लोगों को या बाइकर्स को और जो कार ड्राइवर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सुरक्षा सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है और सुरक्षा के साथ वाहन चालन करें तो स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और अन्य लोगों को भी वो सुरक्षित जीवन दे सकते हैं।
और दूसरा मेरा ये संदेश रहता है कि सुरक्षा के साथ वाहन चालन कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका फॉलो करिए, और कार ड्राइवर्स हैं या फोर व्हीलर ड्राइवर्स हैं वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और बाइकर्स हैं वो हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये संदेश जो आप दे रहे हैं ये वाकई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। यहीं पर एक सवाल ये भी होता है, जैसे लोग घर से निकलते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, अक्सर जो देखने में आता है कि चालान उनका हो जाता है, जैसे कई लोग घबरा भी जाते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि क्या चालान अगर किसी व्यक्ति का हो जाता है तो वो उसका भुगतान क्या करे, कैसे करें? क्या वो लोक अदालत जाए या फिर ऑनलाइन चालान जो है करे, ताकि वो कम से कम सेफ रहे उस तरीके से? अभी शहर में 2 तरीके के चालान बनाए जा रहे हैं। एक तो जो सर्विलांस कैमरे लगे हैं स्मार्ट सिटी के, तो एक उस कैमरेज के माध्यम से चालान बन रहा है जो कि ऑनलाइन बनता है, और जैसे ही आपकी गाड़ी किसी भी सिग्नल पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट से निकलती है और उसमें किसी प्रकार का वायोलेशन होता है तो फोटोग्राफ कैप्चर करके और आपका एड्रेस और नाम निकाल के आपको एसएमएस किया जाता है जी। उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको 15 दिवस का समय है, और आपने यदि यही आपका वाहन है या आप नहीं है तो इसके संबंध में जो भी दिक्कत हो उसको आप कार्यालय में आके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन यदि 15 दिन के अंदर कोई किसी के द्वारा कोई इसमें कार्रवाई नहीं की जाती है तो 15 दिन के बाद उसको एक नोटिस ऑनलाइन उसका चालान तैयार किया जाके उसको नोटिस भेजा जाता है और लिंक भेजा जाता है कि आप इसका आपका इतने इस चीज़ का वायोलेशन पाया गया है और आप इसका इस अमाउंट का ऑनलाइन जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि वो नहीं करता है तो 2 महीने के बाद वो 1 महीने के बाद वो चालान है वो कोर्ट के लिए वो फॉरवर्ड हो जाता है, फिर आप उसकी प्रक्रिया कोर्ट से निपटाई जाती है। दूसरा जो चालान जो हम लोग मैनुअल बनाते हैं या मशीनों से माध्यम से बनाते हैं, पीओएस मशीन के माध्यम से बनाते हैं, वो हम रोड पे जब भी चेकिंग में रहते हैं या फिर कोई पॉइंट्स पे रहते हैं ड्यूटी के दौरान कोई वायोलेशन मिलता है तो हम ऑन स्पॉट उसको फाइन करते हैं। पीओएस मशीन से आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा अनुरोध रहता है कि लोग बाग उसको कार्ड से अपना पेमेंट करें। पीओएस मशीन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो जानकारी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जो जानकारी यहाँ पर संजय जी की तरफ से दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी, इसको बिल्कुल अपने ध्यान में रखें और इन्हीं का पालन करें। संजय जी सवाल तो चलते रहेंगे लेकिन एक सवाल मेरा आपसे खास है, सम्मान आपको बहुत से मिले हैं, राष्ट्रपति जी के हाथों से आपको सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव था उस समय? नहीं, ये तो मैं खुशनसीब हूँ कि जो मेहनत और ईमानदारी से हमने डिपार्टमेंट में काम किया है और लोगों की सेवा की है, ये उसका सम्मान है। और निश्चित रूप से उस स्तर पर सम्मानित होना एक गौरव की बात है, और एक हमेशा ऐसे इनाम जो है या पुरस्कार है हमेशा अच्छा काम करने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल, पुरस्कार ही है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल संजय जी, सवाल मेरा यही है कि अगर ट्रैफिक नियमों का पालन कराना है तो कैसे लोगों को इस ओर अग्रसर करेंगे? इसके लिए जो हमारा एक ट्रैफिक में इंदौर में भी था तो हमने एक एजुकेशनल विंग जो रहता है हमारा, उसके माध्यम से हमने बहुत सारे एजुकेशनल और अवेयरनेस के कार्य किए थे। भोपाल में भी हमारा अवेयरनेस का जो फंक्शन है वो चलता रहता है। बहुत यहाँ पे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी जो एनजीओज हैं वो भी इस काम में आगे आती हैं। कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो कि अवेयरनेस ट्रैफिक रूल्स को लेकर अवेयरनेस के काम में हमारा हाथ बढ़ाती हैं, तो उनके साथ मिलकर हम ये लगभग साल भर इस तरह की एक्टिविटी चलती रहती है। कभी कभी नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं, चौराहों पे बच्चों के साथ लोगों को अवेयर करते हैं, स्कूलों में जाके प्रोग्राम करते हैं। और स्कूलों को हम विशेष रूप से टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो कल आगे होकर बड़े होंगे और निश्चित रूप से वाहनों का उपयोग करेंगे जी। तो उन्हें आज की तारीख में यदि हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएं तो वो ज़्यादा अच्छा है और वो उसको अच्छे से सीख भी लेंगे। इसके साथ ही साथ एक और विशेष बात होती है कि बच्चों को यदि ये चीज़ सिखाया जाए तो निश्चित रूप से वो अपने पेरेंट्स को भी उन रूल्स को फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये एक प्रकार से 2 in 1 जैसा काम है। तो मेरा हमेशा ये एम रहता है कि मैं जहाँ भी रहूँ तो बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर करूँ,
साथ ही साथ जो यूथ है उनको भी हम इस संबंध में अवेयर करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, ये जरूरी भी है इस समय, क्योंकि यूथ जो है अगर खासकर कहा जाए कि जिस तरीके से वो लोग गाड़ियां चलाते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा जो है हमेशा बना रहता है। लेकिन आप जो समझाइश दे रहे बहुत ही जरूरी। लेकिन संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, विदेश में भी आपने सेवाएं दी हैं, उसके अनुभव जरा हमारे दर्शकों से साझा कीजिए, कैसा रहा था अनुभव? नहीं, मैं यदि ट्रैफिक की बात करूं विदेश में तो वो बहुत ही अच्छा अनुभव मानना चाहिए, जीवन के बहुत अच्छे अनुभव में से है। उनका ट्रैफिक सेंस अब्रॉड में बहुत अच्छा होता है जी। और चूंकि मैं यूरोपियन कंट्री में था तो एक हाई लेवल की ट्रैफिक सेंस लोगों में रहती है। रोड पे यदि आप जा रहे हैं, एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी, आप बाय कार से जा रहे हैं और यदि कोई भी पेडिस्ट्रियन है, कोई रोड क्रॉस करना चाहता है और चलने का प्रयास कर रहा है, आपको दिखता है कि वो खड़ा हुआ है वहाँ पे, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे लोग अपनी कारें रोक लेते हैं और एक कार रुकती है तो उसके पीछे लाइन से बाकी कारें भी रुक जाती हैं। जी जी। जब वो पेडिस्ट्रियन रोड से क्रॉस हो जाता है उसके बाद ट्रैफिक चलता है। मतलब इसके लिए लोगों को बोलना नहीं पड़ता, जबकि उसका उल्टा हम अपने यहाँ देखते हैं कि लोगों को क्रॉस करने के लिए इंतजार करना पड़ता है कि गाड़ियाँ रुके तो मैं जाऊँ, नहीं तो कई बार लोग बाग चलते ट्रैफिक के बीच से रोड पार करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पे ट्रैफिक सेंस बहुत ही हाई लेवल का है और मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ भी लोग इन सब चीज़ों को सीखें। वो एक सुरक्षित जीवन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और साथ ही साथ एक जो एक अच्छा वातावरण जो है और या अच्छी पिक्चर है वो प्रस्तुत करती है। बिल्कुल कह सकते हैं। संजय जी, अगला सवाल यही है कि आपके जो पिताजी हैं वो प्राथमिक सेवा में थे और आप पुलिस में, कैसे? हाँ, वो सिविल सेवा में थे, वो तहसीलदार से रिटायर हुए थे जी। तो एक प्रशासनिक सेवा होने के कारण घर में वैसा ही माहौल था जी। और चूंकि मैं शुरू से स्कूल के दिनों से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ तो मेरा शुरू से एम था कि कोई यूनिफॉर्म वाली सर्विस करूँगा। जी। हाँ, पहली प्रायोरिटी मेरी मिलिट्री की थी, लेकिन किन्हीं कारणवश मिलिट्री में नहीं जा पाया तो फिर मैंने पुलिस ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा समझा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि छत्तीसगढ़ के आप रहने वाले हैं, पूरा जो एरिया नक्सलाइट वो माना जाता है, वहाँ पे तो चुनौती ज्यादा हो जाती होगी, कैसे हैंडल करते थे आप? छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से लगभग आधा हिस्सा तत्कालीन समय में तो काफ़ी नक्सल प्रभावित जिलों में रहा है जी। और मेरी बस्तर में भी पदस्थापना रही है। उस दौरान 97-96 में 97-98 के साल में बहुत नक्सल गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन नक्सल क्षेत्र में कुछ SOPs होते हैं सुरक्षा को लेकर जो पुलिस विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं जी। यदि आप उन SOPs का पालन करें, कड़ाई से पालन करें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई आपके साथ दिक्कत आ सकती है। बट ये है कि आपको क्योंकि ये हमारे जॉब का एक पार्ट है, जब मध्य प्रदेश में भी अभी मंडला और डिंडोरी तथा बालाघाट में नक्सल समस्या है जी। और वहाँ पे भी हमारे साथी पदस्थ हैं, तो जो SOPs का पालन करने के साथ ही साथ सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना वहाँ बहुत ज़रूरी है जी। और एक वहाँ पे एक अच्छी लाइजन जो है वो आम जनता के साथ यदि आप बना के रखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी उससे फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल कह सकते हैं। संजय जी, अगला सवाल मेरा यही है कि आपने 3000 जो जवान है उनको ट्रेनिंग दी थी, कैसा अनुभव रहा था उस समय? 3000 जवान बहुत बड़ी बात मानी जाती है। 3000 तो एग्जैक्ट जवान नहीं कहेंगे। मैंने जब MP पुलिस एकेडमी में SP के रूप में पदस्थ था जी, तो उस समय 5 बैचेस DSPs के मेरे पदस्थापना के दौरान आए और 3 बैचेस जो सब इंस्पेक्टर्स के थे वो आए। अच्छा। तो वो कुल मिला के 2,500 से 3,000 के करीब संख्या हो जाती है ऐसे ऑफिसर्स की जी। और मेरे पास आउटडोर का चार्ज था तो उन्हें किस प्रकार से परेड करना, PT करना, यूनिफॉर्म पहनना और साथ ही साथ जो आउटर एक्टिविटीज़ है वो सब मैं देखता था। तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है और ये अच्छा लगता है कि यदि हम जो चीज़ हमने सीखा है वो हमने अपने जूनियर अधिकारियों को दे
तो मैंने खुद आगे बढ़कर वहाँ पे मैंने अपनी पोस्टिंग ली थी और उस समय का मैंने बहुत अच्छा उपयोग किया। काफ़ी अधिकारी जो आज मध्य प्रदेश में पूरे फैले हुए हैं, जी। जब भी मिलते हैं तो जो सम्मान उनके द्वारा दिया जाता है वो निश्चित रूप से मुझे आत्मिक खुशी मिलती है और यही अच्छा लगता है देखकर कि उन्होंने जो सीखा है वो उसका आज भी उसको अपने दैनिक उपयोग में ला रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, सवाल मेरा यही है कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, वाहन जब चलाता है, तो ऐसा हो जाता है कि कोई कोई तो पेपर्स पूरे रखता है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा देखने को मिला है कि उनके पास पेपर्स नहीं होते, जिसके कारण समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो क्या जरूरी है कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाए तो पूरे पेपर्स उसके साथ होना चाहिए? नहीं, अब तो अपने मोबाइल में डिजिटल फॉर्म भी रख सकते हैं पेपर्स, और वो जी। भी एक्सेप्टेड है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आजकल कि आप कागज़ लेके ही चलें। तो डिजिटल फॉर्म में यदि आपके पास मोबाइल में है वो चीज़ तो उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को दी है, जरूर इसको सुने और इसका जो है पालन करें। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको मिली है। लेकिन एक सवाल और है, महिलाओं को लेकर मेरा एक सवाल आपसे है जी जी। कि जिस तरीके से महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो उसको बढ़ाने के लिए क्या पहल आपकी तरफ से की जा रही है? देखिए, महिलाओं के लिए एक हमने विशेष रूप से ये ध्यान रखा है कि जो पहले तो मैं अपने विभाग की महिला अधिकारियों के बारे में बता दूं कि मेरी कोशिश रहती है कि उन्हें हम ऐसे स्थानों पर रखें जहाँ पे जो कि बहुत विजिबल एरिया है जी। और जहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो भी रहता है और जहाँ पर एक सुरक्षित वातावरण उन्हें मिलता है। जी। ऐसे किसी रिमोट कोने के चौराहे में, तिराहे में उनको हम जो डिप्लॉय नहीं करते हैं। और साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि 2 महिला अधिकारियों को, कांस्टेबल्स को हम एक साथ रखें या आसपास रखें ताकि उन्हें लोनलीनेस महसूस ना हो। बिल्कुल। इसके साथ जो अपने ट्रैवलर्स हैं, जो कार चला रही हैं या फिर बाइक चला रही हैं महिलाएं, तो मेरी कोशिश रहती है कि अनावश्यक रूप से ऐसे महिला जो वाहन चालक हैं उन्हें हम रोकें ना। जी। और चेकिंग के नाम पे कागज मांगना, पूछना, इसको अवॉइड करने का प्रयास किया जाता है। बहुत अनटिल अनलेस की किसी प्रकार का विशेष गंभीर कोई वायोलेशन ना दिख रहा हो जी। या फिर कोई विशेष चेकिंग कभी चलती है तो उस समय हर एक वाहन को रोककर देखा जाता है कभी कभी। तो 1-2 अवसरों को छोड़ के बाकी समय हम अवॉइड करते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। अब यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यातायात नियमों की धज्जियां लोग भी उड़ाते हुए दिखते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि धज्जियां उड़ाते जाते हैं, लोग परेशानी भी होती है, दूसरों को भी इससे परेशानी होती है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल ऐसे लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो आप नियम जो है, विशेष रूप से ट्रैफिक के जो नियम है वो आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, और आप यदि सुरक्षित रहेंगे तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। तो जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनका फॉलो करना, उनको पालन करना और विशेष रूप से कड़ाई से पालन करना बहुत आवश्यक है। एक छोटा सा उदाहरण हम ले लें, यदि आप सिग्नल तोड़ के कहीं से भागने का प्रयास करेंगे, यदि आपको रेड सिग्नल है, आप नहीं सोचेंगे मैं गाड़ी निकाल लूं, निश्चित रूप से आप दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। हो सकता है दूसरी साइड से कोई गाड़ी आ रही हो निकलने के प्रयास में, तो दुर्घटना हो सकती है। तो जो ट्रैफिक रूल्स है वो आपके साथ साथ दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए भी बने हैं, तो उनका पालन करना मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ कि लोग उसको बड़ी कड़ाई से पालन करें और अपने प्रतिदिन जीवन में उसको आत्मसात करने का भी प्रयास करें। बिल्कुल कह सकते हैं। सर, जिस तरीके से इंदौर में जब आप थे, इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था और अब मध्य प्रदेश भोपाल में है आप, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, अगर दोनों की बात करें तो क्या फर्क दिखता है दोनों के अंदर? सुधार की कहाँ ज्यादा जरूरत है? सुधार की जरूरत तो दोनों जगहों पे है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इंदौर में भी, इंदौर का जो डेवलपमेंट है वो भोपाल के मुकाबले बहुत तेजी से हो रहा है और वो ग्रोथ रेट उसका ज़्यादा ही रहेगा। उसके मुकाबले वहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन वाले जो एरियाज़ हैं इंदौर में, जैसे कि आपका जवाहर मार्ग है, एमजी रोड है, राजबाड़ा का इलाका है, ये जो इनका ओल्ड बिजनेस वो है, हब है, और इनमें अभी भी लोगों का आना जाना बड़ी संख्या में रहता है और इसमें आप ज़्यादा एक्सपेंशन रोडों का नहीं कर सकते। पुराने समय की रोडें हैं, सड़कें भी हैं और उनकी चौड़ाई निर्धारित है,
तो उसको अभी तक बढ़ाया नहीं जा सकता, तो ट्रैफिक का फ्लो वहाँ पे चलता रहेगा। लेकिन जो नया एरिया है वो डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे, तो उन पे जो लगातार कॉलोनी बनने से ट्रैफिक का फ्लो वहाँ पे ज़्यादा है। तो वहाँ पे ऐसा है कि शहर के बढ़ने के साथ साथ जो ट्रैफिक की समस्याएं वो भी कंटिन्यू बढ़ते जा रही हैं। इसी तरीके से इंदौर भोपाल में यदि हम देखें तो भोपाल में भी जो अभी वर्तमान स्थिति है, मैं मानता हूँ कि अभी बहुत करने की ज़रूरत है यहाँ पे जी। विशेष रूप से सड़कों का जो निर्माण किया जा रहा है, तो सड़कों के निर्माण के साथ साथ हम एक चीज़ को छोड़ देते हैं, वो है पार्किंग प्लेसेस का। तो पार्किंग प्लेसेस दिया जाना बहुत ज़रूरी है कि विशेष रूप से आप कोई सड़क बना रहे हो और वो किसी बड़ी कॉलोनी के पास से जा रहा हो या बड़े बिजनेस हब के पास से जा रहा हो, तो वहाँ पे आपको पार्किंग प्लेस निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लोग बाग वाहन जो है वो गाड़ियों को रोड पे ही खड़ी करेंगे। तो ये एक समस्या लगातार है, और अभी आप शहर में देख भी रहे होंगे कि हम जिस भी रोड पे जाएं तो सड़कों पे गाड़ियां लोग बाग लगाते रहते हैं। हम क्रेन के माध्यम से उन्हें लगातार उठाते हैं और हटाते हैं और अनाउंस भी करते हैं, बट ये समस्या भी कम नहीं हो रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि समस्या कम नहीं हो रही है, परेशानी लगातार बढ़ती जाती है। संजय जी, जिस तरीके से, एक सवाल मेरा ये है, असामाजिक तत्व हैं, तेज स्पीड में जो है गाड़ियां दौड़ाते हैं, रील्स बनाते हैं, आधी आधी रात में इस तरीके के ये जो हरकतें करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी स्थिति में इसको सही नहीं किया कहा जा सकता। और अभी विगत कुछ समय में हमने इसके ऊपर कार्रवाई भी की है जी। और जैसा मैंने कहा कि ट्रैफिक रूल्स का पालन सभी को करना चाहिए, खुद के साथ साथ आप दूसरों के जीवन को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह की जो भी यूथ जो है वो रील्स बनाने के उसमें रहते हैं, बाइक्स में स्टंट करने का प्रयास करते हैं, या अभी कुछ दिन पहले एक ऑटो में स्टंट करने का, तो उसको हमने पकड़ के उसको कार्रवाई की है। और यूथ ने भी कुछ किया था तो उनके खिलाफ भी नंबर लेकर और फिर कार्रवाई की गई। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इस तरह की हरकतें ना करें, और जो भी ये स्टंट्स का प्रयास करते हैं, इनके लिए जो बड़ी जगह है वहाँ पे सुरक्षित एक वातावरण तैयार किया जाता है, और उसके प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं, सेफ्टी गियर्स होते हैं, उसको पहन के ही उसको अलग से किया जाता है। आम रोड पे जो सड़क है, सामान्य रूप से जहाँ पे ट्रैफिक रहता है, ऐसी जगहों पे किसी भी प्रकार की इस तरह की हरकत करना कहीं से भी उचित नहीं है। बिल्कुल, ये तो सही कह रहे हैं कि ये हरकतें उचित नहीं है। संजय जी, जिस तरीके से हमने सुना है कि आपको सिंगिंग का बहुत शौक है। जी जी। और गाना भी आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को 2 लाइन आप सुना दें। नहीं, गाना तो है, गाने का शौक काफी पुराना है जी। बट जब भी समय मिलता है तो प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ गाऊं। एक 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। किशोर कुमार जी का गाना याद आ रहा है जी। चलते चलते फिल्म का। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज है आपकी और बहुत अच्छा जो संगीत आपने हमारे दर्शकों को सुनाया, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर आप हैं, जिस जगह पर आप हैं, और सिंगिंग दोनों ही जिस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात है। आपने हमसे बातचीत की और सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल, तो दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये थे हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक पुलिस संजय सिंह जी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बहुत अच्छी जानकारी बताई, लोगों को जागरूक भी किया, और समय समय पर इनकी तरफ से यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जो कई तरीके के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब जरूरत है लोगों को इससे आगे बढ़कर इन प्रयासों को देखने की, इनसे आगे बढ़ने की और इनसे सीख लेने की, ताकि जो उनका सफर है वो हमेशा अच्छा रहे। तो हमारी खास मुलाकात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।